Good morning, friends. Today we discuss about the jaundice, neonatal jaundice और hyperbilirubinemia और icterus neonatorum। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे पीडियाट्रिक्स के जॉन्डिस के बारे में। किसके बारे में? नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जॉन्डिस क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड के अंदर, ठीक है। और जॉन्डिस अपन कब कहेंगे, कितनी वैल्यू बिलीरुबिन की बढ़ जाएगी तब अपन जॉन्डिस कहलाते हैं। और उसके बाद में टाइप्स कौन कौन से होते हैं, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस किससे कहते हैं, फिजियोलॉजिकल कौन सा होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन से होते हैं दोनों के अंदर, वो अपन बात करेंगे। उसके साथ में अपन ये भी बात करेंगे कौन कौन से असेसमेंट फाइंडिंग होते हैं, डायग्नोसिस अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्रैमर इंडेक्स किससे कहते हैं, उनके बारे में, इनग्राम इक्टोरम क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल क्या होता है, कैसे इसको चेक करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फोटोथेरेपी किससे कहते हैं, फोटोथेरेपी के क्या होते हैं, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या होती हैं। उसके साथ साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि साथ में कि जो उनके कॉम्प्लेक्शन जो होते हैं फोटोथेरेपी के, उन फोटोथेरेपी के कॉम्प्लेक्शन को भी अपन क्या करेंगे इस लेक्चर के अंदर पूरा एक्सप्लेन करेंगे। प्रोसीजर को अपन यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे। उसके साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं ब्लड एक्सचेंज करने के बाद में, ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स हम वीडियो के अंदर वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर अपन सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो टॉपिक्स का नाम लिखा है न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूनेटल जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो डेफिनेशंस के अंदर देखते हैं सबसे पहले, येलो डिस्कलरेशंस ऑफ स्किन एंड टिश्यू, यानी कि स्किन का जो कलर है कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। और या फिर अपन ये कह सकते हैं स्किन का कलर है उसका डिसकलर हो जाना, जो कलर होता है उसका कलर चेंज होकर कौन सा कलर हो जाता है, येलो कलर अपीयर होना जाना, ठीक है। एंड टिश्यू और स्किन का कलर कैसा हो जाता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, हमने लिखा है ड्यू टू एक्सेसिव बिलीरुबिन लेवल इन द न्यूनेट, क्योंकि जो बिलीरुबिन जो होता है इसका जो लेवल है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। किसके अंदर, न्यूनेट के अंदर। न्यूनेट का जो ब्लड होता है उसके अंदर इसकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए हम इसको क्या नाम से जानते हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। क्योंकि बिलीरुबिन की मात्रा का बढ़ना, एक्सेसिव मात्रा बढ़ना नॉर्मल से ब्लड के अंदर, उसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस कहलाता है। और ये जॉन्डिस किसके अंदर देखने को मिलता है, न्यूनेट के अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया हमने, न्यूनेटल जॉन्डिस बोल दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख के अपन बात करते हैं नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है। देखिए, तो नॉर्मल जो होता है बिलीरुबिन का लेवल 0.1 से लगाकर 1.3 mg/dl होता है। क्या होता है, 0.1 to 1.3 mg/dl, ये होती है नॉर्मल बिलीरुबिन की लेवल होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जॉन्डिस अपन कब कहलाएगा, कब कंसीडर करते हैं जॉन्डिस। तो देखिए, जॉन्डिस इन अडल्ट के अंदर जब इसकी जो मात्रा है बिलीरुबिन की जो लेवल है ग्रेटर देन 2 mg/dl हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। और न्यूनेट के अंदर कब बोलेंगे, तो जब देखना कि 5 mg/dl से जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है एक्स, यानी कि ग्रेटर देन 5 mg/dl, ये जो वैल्यू हो जाती है किसकी, बिलीरुबिन की, तब अपन क्या बोलते हैं इसको, जॉन्डिस इन न्यूनेट, या फिर बोल सकते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस बोल सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूनेट जॉन्डिस, ठीक है। न्यूनेट के जॉन्डिस जो होते हैं उसके टाइप्स की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं दो प्रकार का होता है। पहला होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड नेक्स्ट वन जो होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है फ्रेंड्स। अपन वन बाय वन करके इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, दोनों अपन वन बाय वन करके पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि बॉडी की फंक्शनिंग के वजह से, ठीक है, नॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से अगर बॉडी के अंदर कोई भी जैसे जॉन्डिस अगर हो रहा है, हम इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो देखिए इसकी डेफिनेशंस, इट अकर्स ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द न्यूनेट। ये जो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है इट अकर्स ड्यू टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ न्यूनेट। न्यूनेट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसकी वजह से ये जॉन्डिस होता है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, ईटियोलॉजी क्या होगी, देखिए, ठीक है। यानी कि ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों हुआ, उसकी ईटियोलॉजी क्या रहती है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, जिसका मीन्स होता है इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। क्योंकि जो न्यूबॉर्न होता है, जो न्यूनेटल होता है, उसके जो अंदर क्या होता है, आरबीसी की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ये इसका एक पहला कारण हो सकता है। कौन सा होता है, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। कितनी होती है, 6 to 8 मिलियन पर mm³, इसकी क्या होती है, आरबीसी होती है नंबर। दूसरा हमने लिखा है डिक्रीज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। तो आपने पढ़ा था हमने कल फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में कि जो आरबीसी की जो इसकी लाइफ स्पान होती है कितनी होती है, 18 डेज होती है। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि 18 डेज होती है तो जल्दी जल्दी क्या होगी, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगी, तो इससे क्या होगा, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी। तीसरा है इमैच्योर लीवर।
और क्या होता है जो न्यूबॉर्न होता है उनकी जो क्या होता है लीवर जो होता है इमेच्योर होता है। अब लीवर इमेच्योर है तो क्या होगा यहाँ पर जो इट रिलीज डिक्रीज अमाउंट ऑफ UDPGT एंजाइम। अगर जो लीवर है वो इमेच्योर है तो उसकी वजह से क्या होता है लीवर के द्वारा एक एंजाइम निकलता है, इसका नाम है क्या नाम है UDPGT एंजाइम। ये क्या होगा कम हो जाएगा, रिलीज होना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। अब बात करते हैं अपन करेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, क्या क्या करेक्टर आपको देखने को मिलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के, ठीक है। तो देखिए इट नेवर अपीयर विद इन फर्स्ट 24 आवर। ये जो जॉन्डिस होता है वो स्टार्टिंग के 24 घंटे के बाद में होता है, हमेशा ध्यान रखना पहले कभी नहीं होता है, यानी कि ये अपीयर विद इन फर्स्ट 24 आवर के अंदर कभी भी ये जॉन्डिस नहीं होता है। इन टर्म न्यूबॉर्न इट अपीयर विद इन 30 to 72 आवर। इन टर्म न्यूबॉर्न अगर टर्म न्यूबॉर्न है तो उसके अंदर ये कब देखने को मिलता है 30 to 72 आवर के अंदर, विद इन 30 to 72 आवर। प्री टर्म है तो उसके अंदर देखने को मिलेगा न्यूबॉर्न इट अपीयर स्लाइटली अर्लियर। प्री बॉर्न के अंदर क्या प्री टर्म के अंदर क्या होता है ये थोड़ा पहले हो जाता है, ठीक है, स्लाइटली अर्लियर लिखा है, बट नॉट बिफोर 24 आवर, लेकिन कभी भी 24 आवर से पहले ये नहीं देखने को मिलता है। द बिलीरुबिन लेवल विल बी 5 to 15 mg पर DL। और इस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर जो बिलीरुबिन का जो लेवल है वो हमें कहाँ से कहाँ तक होगा 5 लगाकर 15 mg पर DL तक होगा, इस 15 से ग्रेटर कभी नहीं जाता है, ठीक है। इट इज़ सेल्फ रिजॉल्विंग। और ये जो जॉन्डिस होता है कैसा होता है सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, यानी कि ये अपने आप ठीक हो जाता है। इट डिसअपियर विद इन 7 to 10 days। और ये जो है 7 से 10 दिन के अंदर क्या है अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। इन टर्म न्यूबॉर्न के अंदर कितना होता है 7 to 10 डेज के अंदर। अगर न्यूबॉर्न जो है टर्म न्यूबॉर्न है यानी कि नॉर्मल है तो नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसकी टर्म न्यूबॉर्न हो रखा है, ठीक है। तो हम इसको क्या इसके अंदर 7 से 10 दिन के अंदर क्या हो जाता है ये अपने आप ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर उसी जगह प्री टर्म न्यूबॉर्न है तो उसके अंदर 10 से 14 दिन लगते हैं, ठीक है। ये हमने इसके क्या पढ़ लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए किसके फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के। अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में बात करते हैं। पहले हमने फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस पढ़ा, अब अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि किसी भी डिजीज कंडीशंस की वजह से अगर जॉन्डिस बॉडी में क्रिएट हो रहा है अपीयर हो रहा है हम उसे क्या बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पर इट अकर्स ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशंस, कोई भी डिजीज कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से क्या होता है जॉन्डिस होता है, और उस जॉन्डिस को अपन क्या बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट ईटियोलॉजी की बात करते हैं। तो इस पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है। तो डिजीज कंडीशन कौन कौन सी देखिए, हेमोलाइटिक डिजीज हो सकती है न्यूनाइट के अंदर, ठीक है, जिसमें क्या होता है आरबीसी की रेस्ट्रिक्शन होता है। RS इनकॉम्पेबिलिटी हो सकती है, ABO इनकॉम्पेबिलिटी हो सकती है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर G6PD डेफिशिएंसी यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इसकी अगर कमी हो जाती है तो भी क्या हो सकता है यहाँ पर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस देख सकते हैं। वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, या कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन अगर मान लो बाइल डक्ट के अंदर आ गया तो भी क्या है यहाँ पर ये जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कौन सा पढ़ लिया हमने पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पहले हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इट कैन अपीयर विद इन 24 आवर आफ्टर बर्थ के जस्ट 24 आवर के बीच में अगर ये जॉन्डिस हो रहा है हम उस जॉन्डिस को क्या बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कभी भी स्टार्टिंग के 24 आवर में नहीं होता है, वो 24 आवर के बाद में होता है। तो स्टार्टिंग के 24 आवर होने वाला जॉन्डिस क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाएगा। और यहाँ पर बिलीरुबिन की जो मात्रा है वो ग्रेटर देन भी हो सकती है, या तो 20 mg पर DL होगा या इससे भी ज़्यादा हो जा सकती है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पीछे पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में उसकी जो लेवल हमने पढ़ा था कि वो 5 लगाकर 15, ठीक है, 5 to 15 mg पर DL, 15 से ज़्यादा कभी भी नहीं जाता है, 15 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, ठीक है, वो कहलाता है फिजियोलॉजिकल। और 20 से भी ज़्यादा चला जाता है हम इसको क्या बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जबकि फिजियोलॉजिकल क्या होता है सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, 7 to 10 डेज में अपने आप रिकवर हो जाता है। असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड टिश्यू होगा, लिथार्जी आपको देखने को मिलेगा, और पुअर फीडिंग होगा, ठीक है, बच्चा फीडिंग पुअर करेगा। और इसके बाद में हमने जो लिखा है नेक्स्ट टाइम लिखा है कनिक्टेरस क्या होता है देखिए, इट अकर व्हेन द सीरम बिलीरुबिन लेवल It occur when the serum bilirubin level is more than 20 mg per DL। अगर 20 mg per DL से भी ज़्यादा सीरम बिलीरुबिन लेवल हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कनिक्टेरस बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है देखिए, बिकॉज एट दिस लेवल इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि ये 20 mg पर DL से ज़्यादा जो सीरम बिलीरुबिन का जो लेवल है वो क्या करेगा इस
3B यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ब्रेन तक पहुंच जाता है कौन, बिलीरुबिन, और इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कनिक्टरस बिलीरुबिन। क्या बोलते हैं, कनिक्टरस बोल सकते हैं। और इसके अंदर देखिए क्या लिखा हमने, बिलीरुबिन एंटर इन द ब्रेन, और ये जो बिलीरुबिन क्या है ब्रेन के अंदर एंटर कर लेता है और इट बिकम डिपोजिट ऑन द ब्रेन, और ये ब्रेन के टिश्यू में क्या हुआ है वहाँ पर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जमा हो जाएगा। एंड कोज डिसफंक्शन ऑफ ब्रेन, और उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन के अंदर डिसफंक्शनिंग होगी, ठीक है, ब्रेन का जो काम है वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, ब्रेन की फंक्शनिंग अल्टर हो जाएगी। सो इट इज कोल्ड बिलीरुबिन एनसेफेलोपैथी, और इसीलिए इसका क्या नाम दे दिया हमने, बिलीरुबिन एनसेफेलोपैथी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बिलीरुबिन की वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर अल्टर होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनसेफेलोपैथी बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर बात करते हैं अपन डायग्नोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जॉन्डिस के डायग्नोसिस कौन कौन से हो सकते हैं, देखें। पहला होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। कौन सा होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर बात करते हैं जॉन्डिस इनिशियली अपीयर इन द फेस। जॉन्डिस जो होता है इनिशियली यानी स्टार्टिंग में कहाँ देखने को मिलता है, फेस पर देखने को मिलता है। सो येलोइशनेस और कैन बी सीन स्क्लेरा ऑफ द आइज, इसीलिए जो येलोइशनेस जो होता है सबसे पहले आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, आइज का जो स्क्लेरा वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी स्क्लेरा जो होता है वो येलो कलर देखने को मिलता है। इन केस ऑफ डार्क स्किन, अगर मान लो कोई डार्क स्किन पीपल है तो उस डार्क स्किन पीपल के अंदर क्या किस कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कैसे अपीयर होगा, देखिए तो जॉन्डिस इज एसेस ऑन हार्ड प्लेट। तो हम जॉन्डिस को कहाँ एसेस करते हैं, जो अपनी माउथ कैविटी के अंदर, दो ऑरल कैविटी के अंदर दो प्लेट होती है, एक तो सॉफ्ट प्लेट दूसरी होती है हार्ड प्लेट, तो हम हार्ड प्लेट को देखकर ये एसेस कर सकते हैं कि जॉन्डिस है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की, जिसका नाम है क्रेमर इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए क्रेमर इंडेक्स क्या होता है, इसमें कैसे इसकी वैल्यू अपन डायग्नोस करते हैं, देखिए। तो क्रेमर इंडेक्स इज यूज टू एसेस द लेवल ऑफ बिलीरुबिन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्रेमर इंडेक्स होता है वो किसके लिए यूज में किया जाता है, बिलीरुबिन को लेवल को चेक करने के लिए यूज में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, कुछ टर्म लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा है येलोइनेस ऑफ द फेस है। अगर फेस पर येलोइनेस आपको दिखाई दे रही है तो वहाँ पर अपन कितना मार्क्स देंगे, 5। तो आपको पता लगाना कि यहाँ पर कितना बिलीरुबिन की लेवल कितना हो सकता है, 5 mg/dl हुआ है। अगर अप टू अम्लेकस, अगर यही येलोइनेस आपको अम्लेकस पर देखने को मिलती है तो आप समझ जाना कि 10 mg/dl हो गया है इसकी वैल्यू, ठीक है, यानी कि बिलीरुबिन की जो मात्रा है वो 10 mg/dl होगी। अप टू मिड थाई पर तक आपको देखने को मिलती तो समझ आना कि 12 mg/dl, और एंकल्स एंड ब्रेस्ट पर भी आपको देखने को मिलती तो समझ आना कि 15 mg/dl हो गया है। और पाम एंड सॉल पर अगर आपको येलोइनेस देखने को मिलती है तो समझ आना ग्रेटर देन 50 mg/dl। इस प्रकार से ये जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी हुई है ये किसके अकॉर्डिंग दी हुई है, क्रेमर इंडेक्स के द्वारा दी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। वापस मैं बता देता हूँ, अगर येलोइनेस ऑफ द फेस तो कितना 5 mg/dl, एम्ब्लेकस तक है तो 10 mg/dl, मिड थाई तक है तो 12 mg/dl, एंकल एंड रिस्ट तक है तो 15 mg/dl, और पाम एंड सॉल तक है अगर येलोइनेस आपको देखने को मिलती है तो समझ आना ग्रेटर देन 50 mg/dl। किसकी लेवल बढ़ गया, सीरम के अंदर बिलीरुबिन की मात्रा इतनी है। नेक्स्ट होता है इनग्राम एक्टेरोमीटर, और लास्ट में हमने लिखा है डायग्नोसिस जो है सीरम बिलीरुबिन लेवल। ये सीरम बिलीरुबिन का लेवल अपन एसेस करा सकते हैं, जो कैसा होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है किसका, जॉन्डिस का। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा था पीछे कि इनग्राम एक्टेरोमीटर क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इन दिस टेस्ट स्केल इज यूज, यहाँ पर भी क्या है, इनग्राम एक्टेरोमीटर एक टेस्ट स्केल्स होती है जिसका अपन यूज में लेते हैं। ऑन दिस स्केल्स येलो कलर बैंड आर प्रेजेंट, और इस स्केल में क्या होता है, येलो कलर के बैंड प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द येलो बैंड, इन बिटवीन द येलो बैंड यानी कि येलो बैंड के बीच में, ठीक है, दो येलो बैंड के बीच में यहाँ पर क्या है, एरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, एरिया होता है ट्रांसपेरेंट, जो एरिया प्रेजेंट होता है। द स्केल्स इज अप्लाई ऑन द फेस, और इस स्केल में क्या करते हैं, फेस पर अप्लाई करते हैं। एंड लेवल ऑफ येलोइशनेस इज एसेस, और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, जो फेस का जो येलोइशनेस आपको दिखाई दे रहा है उसका येलोइशनेस कलर, और स्केल के ऊपर जो येलो बैंड बने हुए हैं उन बैंड के ऊपर क्या करते हैं, इन दोनों का कलर एसेस करते हैं, और उससे अपन पता लगाते हैं कि इसका लेवल कितना है। ये कहलाता है इनग्राम एक्टेरोमीटर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं अब मैनेजमेंट के बारे में। हमने जॉन्डिस के बारे में ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है, न्यूनेटल जॉन्डिस किसे कहते हैं, इसके डायग्नोसिस पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। अब अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैनेजमेंट की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर अवेलेबल। मैनेजमेंट जो है यहाँ पर 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है फोटोथेरेपी। क्या होता है, फोटोथेरेपी। दूसरा हमने लिखा है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, और तीसरा है ड्रग्स थेरेपी। इन तीनों ये क्या होता है, तीनों ट्रीटमेंट होते हैं किसका, जॉन्डिस का। तो 1 बाय 1 करके अपन यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करेंगे। फोटोथेरेपी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में ये देखेंगे प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद में इसके कॉम्प्लिकेशंस को भी पढ़ेंगे। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कैसे करते हैं, उसके बाद में इसके कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से होते हैं यहाँ पर वो भी सब पढ़ेंगे। और लास्ट एंड 1 पढ़ेंगे अपन ड्रग्स थेरेपी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं फोटोथेरेपी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है फोटोथेरेपी।
इट इज़ अ लाइट थेरेपी। इस फोटोथेरेपी को अपन क्या बोलते हैं, लाइट थेरेपी बोलते हैं। इन दिस थेरेपी लाइट कन्वर्ट द इस दिस थेरेपी यानी कि इस थेरेपी के अंदर जो लाइट जो होती है वो क्या काम करती है, किसको कन्वर्ट करेगी, तो देखिए अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। यही क्या कहलाती है, फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी क्या होती है, एक लाइट थेरेपी होती है और उसके अंदर लाइट का यूज में किया जाता है और वो लाइट क्या करती है, कन्वर्ट करती है। किसको कन्वर्ट करेगी, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है बॉडी के अंदर आपके जमा हुआ था जॉन्डिस के अंदर, उस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट करती है, कंजुगेटेड बिलीरुबिन के अंदर कन्वर्ट करेगी। ठीक है। इन दिस थेरेपी ब्लू एंड वाइट लाइट कैन बी यूज, यानी कि फोटोथेरेपी के अंदर दो प्रकार की लाइट का यूज में किया जाता है, जो होती है ब्लू कलर, दूसरी होती है वाइट कलर। अब देखिए द ब्लू लाइट इज़ मोर इफेक्टिव। यहाँ पर हमने लिखा कि फ्रेंड्स जो ब्लू लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, बट इट कॉजेज डिस्टर्बेंस इन अर्ली डायग्नोसिस। लेकिन इस ब्लू कलर की लाइट की वजह से क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर एक डिस्टर्बेंस कॉज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये कलर कैसी लाइट है, ब्लू कलर की, और ब्लू कलर की लाइट जब बॉडी पर पड़ती हैं तो आपको ये जो साइनोसिस अगर हो जाएगा, ठीक है, इस साइनोसिस में हमने देखा होगा कैसा होता है, बॉडी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ब्लू कलर की लाइट के अंदर ब्लू कलर का जो डिस्कलरेशन होगा वो आपको अपीयर नहीं हो पाएगा, आप उसका डायग्नोसिस इजीली नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये क्या है, बहुत बड़ा एक डिस्टर्बेंस हो जाता है किसके अंदर, अर्ली डायग्नोसिस इन साइनोसिस का। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है व्हाइट लाइट हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ साइनोसिस। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, व्हाइट लाइट का यूज में कर सकते हैं जिससे हमें क्या है, साइनोसिस का डायग्नोसिस अर्ली हो जाएगा। हम जल्दी क्या है, साइनोसिस को अपन अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। कौन सी लाइट पर, व्हाइट लाइट का यूज में करते हुए। बट इट इज स्लो एक्टिंग एंड लेस इफेक्टिव। लेकिन क्या है, जो व्हाइट कलर की जो लाइट है वो कैसी है, स्लो एक्टिंग है, बहुत धीरे धीरे काम करती है और ये क्या है, लेस इफेक्टिव है। द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब बात करते हैं जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 420 to 600 नैनोमीटर। यहाँ पर जो फोटोथेरेपी के अंदर जो लाइट का जो यूज में लेते हैं उस लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 420 से लगाकर 600 नैनोमीटर होती है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट एंड यूनिट, और जो लाइट और यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, शुड बी 45 सेंटीमीटर। कितना, 45 सेंटीमीटर। और इसको अपन बोल सकते हैं 18 इंच भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रेंड्स पता है 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप देख लो फ्रेंड्स, 18 सेंटीमीटर को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। आया समझ फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 टाइप्स ऑफ फोटोथेरेपी अकर्स। यहाँ पर 2 प्रकार की फोटोथेरेपी होती हैं। पहली होती है सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी और दूसरी होती है डबल सरफेस फोटोथेरेपी। सिंगल सरफेस का मीन्स है यहाँ पर लाइट इज अप्लाई ऑन वन बॉडी सरफेस ओनली, यानी कि यहाँ पर जो लाइट यूज में लेंगे वो वन बॉडी, एक बॉडी की सरफेस पर लेंगे, तो हम इसको बोलते हैं सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी, यानी कि एक ही बॉडी की सरफेस पर क्या होती है, लाइट पड़ती है। दूसरा लिखा है डबल सरफेस फोटोथेरेपी, यानी कि दोनों तरफ से क्या है, दोनों बॉडी की सरफेस है उन दोनों पर क्या है, लाइट पड़ेगी। हम उसे बोलते हैं डबल सरफेस फोटोथेरेपी। द न्यूनेट इज प्लेस ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास। न्यूनेट को किस पर रखते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास पर रखते हैं। एंड लाइट इज अप्लाई, उसके बाद में लाइट को अप्लाई किया जाता है। बोथ बॉडी सरफेस पीछे की और आगे, ठीक है, दोनों बॉडी यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरफ क्या है, लाइट को अपन अप्लाई कराते हैं। इसे बोलते हैं डबल सरफेस फोटोथेरेपी। तो ये हमने फोटोथेरेपी के टाइप्स भी पढ़ ली। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है, क्या होती है इसकी मैकेनिज्म। देखिए, तो फोटोथेरेपी के अंदर 2 प्रकार की मैकेनिज्म होती है। पहली होती है फोटो ऑक्सीडेशंस और दूसरी होती है फोटो आइसोमेराइजेशंस होती है। देखिए, ये 2 प्रकार की मैकेनिज्म जो होती है वो यूज में होती है किसके अंदर, फोटोथेरेपी के अंदर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे पहली होती है फोटो ऑक्सीडेशंस और दूसरा होता है फोटो आइसोमेराइजेशंस होती है। अब देखिए, इन दोनों में से जो कॉमन है मैकेनिज्म, कौन सी मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म जो क्या होती है, कौन सी होती है, फोटो आइसोमेराइजेशंस होती है। अब इसके अंदर फ्रेंड्स आपकी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी, जो फोटोथेरेपी देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है। देखिए फ्रेंड्स, नर्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है, उनकी जो जिम्मेदारी होती है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी क्या होती है, देखिए, कवर द आई को आपको कवर करना होता है, जेनिटल एरिया को भी कवर करना है, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ ऑर्गन। क्यों करते हैं, तो आई और जेनिटल एरिया जो है उनको डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कवर करते हैं। एक्सपोजर एज मच बॉडी पार्ट एज पॉसिबल, और जितना हो सके उतना बॉडी का पार्ट आपको क्या करना है, एक्सपोज करना है, ठीक है, लाइट के अंदर। पॉसिबल प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल, और क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को आपको प्रोवाइड कराना है एज ए रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं है फोटोथेरेपी चल रही तो आप ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही बंद कर दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक रेगुलर इंटरवल के दौरान आपको क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है। मेंटेन हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का जो हाइड्रेशन जो है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं फोटोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहला ही कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है हाइपरथर्मिया, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना। इसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। एक नॉर्मल टेम्परेचर से क्या है, बॉडी का तापमान बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, हम उसे बोलते हैं हाइपरथर्मिया। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है किसका, फोटोथेरेपी का, क्योंकि फोटोथेरेपी में क्या करता है, लाइट देते हैं। तो जितनी ज़्यादा लाइट एक्सपोज होगी बॉडी पर, उतनी क्या है, बॉडी के अंदर हीट बढ़ेगी, जिससे बॉडी का तापमान बढ़ेगा। तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन। दूसरा क्या होता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। दूसरा कौन सा होता है, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ये दो प्रकार का कॉम्प्लिकेशन होता है, पहला हाइपरथर्मिया और दूसरा होता है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। तो हाइपरथर्मिया तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया ही होगा। अब दूसरा अपन पढ़ लेते हैं इसके अंदर ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम किस क्या होता है। देखिए, इन दिस कंडीशन द स्किन कलर एंड द सिक्रेशंस बिकम ब्रॉन्ज कलर। इस ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम क्या होता है, तो इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि स्किन कलर जो होता है और उसके जो सिक्रेशन होते हैं वो क्या होता है, ब्रॉन्ज कलर हो जाते हैं। ब्रॉन्ज कलर क्यों हो जाता है, देखिए, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि जो फोटोथेरेपी के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो क्या है, बॉडी के अंदर ही एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट जमा होने लग जाएगा। इफ दिस कॉम्प्लिकेशंस अकर, अगर ये कॉम्प्लिकेशंस अकर हो जाता है, देन स्टॉप द फोटोथेरेपी एंड प्रोवाइड आईवी फ्लूइड। अगर ऐसा कॉम्प्लिकेशन आपने देखने मिलता है, बॉडी है जो उसका जो ब्राउन्स कलर बेबी अगर सिंड्रोम आपको देखने मिल रहा है, यानी कि बेबी का जो कलर कैसा है, ब्रॉन्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आपको देखने मिलता है, आपको क्या करना है, फोटोथेरेपी को हाथ तो हाथ स्टॉप कर लेना है और वहाँ पर आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाना आता है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट था फ्रेंड्स वो है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, यानी कि ब्लड को एक्सचेंज करना, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना। ये है फोटोथेरेपी का दूसरा ट्रीटमेंट। फोटोथेरेपी का दूसरा ट्रीटमेंट नहीं है, ये है जॉन्डिस का दूसरा ट्रीटमेंट। In this procedure, the neonate blood that contain excessive bilirubin is withdrawn and fresh blood is administered। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉन्डिस का ट्रीटमेंट के अंदर लेकर। जॉन्डिस के ट्रीटमेंट का दूसरा टाइप हम पढ़ा कि कौन सा है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कैसे ब्लड को अपन एक्सचेंज करना है, ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं, देखिए। तो इस प्रोसेस के अंदर होता क्या, तो पहली बात ये, तो न्यूबॉर्न का जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन है। तो उस बिलिरुबिन वाला जो ब्लड है उसको हम क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे और उसी जगह क्या करेंगे, फ्रेश ब्लड को है बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कराएंगे। तो ये फ्रेश ब्लड को बॉडी में एडमिनिस्टर करवाना और जो एक्सेसिव बिलिरुबिन वाला जो ब्लड है उसको बाहर निकालना, विड्रॉ करना, ये जो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा है अमाउंट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड। अब इस प्रोसीजर के लिए कितना ब्लड आपको रिक्वायरमेंट होता है, तो देखिए यहाँ पर 160 ml पर kg के अकॉर्डिंग आपको ब्लड की आवश्यकता वहाँ पर रहती है। किसके लिए, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। देखिए, अब बात करते हैं अपन इसके प्रोसीजर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर कैसे करते हैं। आईवी कैनुला इज इंसर्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, आईवी कैनुला को इंसर्ट कर देते हैं एंड 3 वे इज कनेक्टेड। और इस आईवी कैनुला के अंदर क्या करेंगे, अपन 3 वे कनेक्टेड कर लेते हैं। टेक 10 ml सिरिंज एंड विड्रॉल द न्यूनेट ब्लड स्लोली। सबसे पहले क्या करना है, आपको आईवी कैनुला लगाना है, उसके अंदर 3 वे कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, तो 10 ml सिरिंज लेनी है। 10 ml सिरिंज लेने के बाद में क्या करना है, विड्रॉ करना है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विड्रॉ करेंगे न्यूनेट का ब्लड। धीरे धीरे क्या करेंगे, 10 ml ब्लड बाहर निकालेंगे न्यूनेट की बॉडी से, ठीक है। When a 10 ml is withdrawal, जब आप 10 ml विड्रॉल कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है, इट शुड बी डिस्कार्ड। और उस ब्लड को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। ऐसे नहीं आप थैली में पैक कर लेते हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो उस 10 ml जो ब्लड को हमने जो विड्रॉ किया उसको क्या करना है, आपको डिस्कार्ड कर लेना है। और 10 ml फ्रेश ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूड। और उसके बाद में क्या करना है, 10 ml फ्रेश ब्लड जो आपने लाया था उसको क्या करना है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा लेना है। दिस स्टेप इज रिपीटेड कंटिन्यूली। जो मैंने आपको ये स्टेप बताया, एक बार 10 ml बाहर निकालना, फिर दूसरी फ्रेश जो ब्लड है 10 ml उसको इंसर्ट करवाना है। तो ये जो प्रोसीजर है आपको रिपीट करते रहना है, कंटिन्यू करना है। आफ्टर द प्रोसीजर अराउंड 80 to 90% ऑफ न्यूनेट ब्लड इज एक्सचेंज। और इस प्रोसीजर के दौरान आपका कम से कम 80 से 90% जो है न्यूनेट का जो ब्लड है वो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 80 to 90%, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। किसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। सबसे पहला होता है हाइपरकैलेमिया, दूसरा होता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपरकैलेमिया क्यों होता है और हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, देखिए। हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, हाइपर का मतलब इंक्रीज, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज। तो हाइपरकैलेमिया, कैलेमिया यानी पोटेशियम, क्या होता है, यहाँ पर बात करते हैं के फॉर पोटेशियम, यहाँ पर ध्यान रखना, कैलेमिया या पोटेशियम बात करते हैं। तो हाइपरकैलेमिया का मतलब जब ब्लड एक्सचेंज ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा क्या ब्लड एक्सचेंज करते हैं, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है। कौन सा होता है, हाइपरकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए कैसे होता है, इट अकर्स व्हेन ओल्ड ब्लड इज यूज फॉर ट्रांसफ्यूजन्स। अगर
हाइपरकैलेमिया कब होता है? जब आप ओल्ड ब्लड को अगर यूज कर रहे हो किसके लिए? ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो इन दिस ब्लड मैनी आरबीसी आर डिस्ट्रक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओल्ड ब्लड है उसमें क्या होती है? आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्ट हो जाती है। सो इंट्रासेलुलर पोटेशियम कम्स आउट, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर जो पोटेशियम था वो क्या है? बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? बाहर प्लाज्मा आ जाएगा आउट ऑफ द सेल्स एंड कॉज हाइपरकैलेमिया, और उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरकैलेमिया हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, समझे? इट कैन बी प्रिवेंट बाय फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सिंपल सा मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि सेल्स के अंदर क्या होता है? पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये अगर आरबीसी के ओल्ड सेल्स हैं, पुरानी सेल्स है, अगर आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या ओल्ड सेल क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्ट होगी। जब ये ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पर क्या है? पोटेशियम सेल से बाहर आ जाएगा, और बाहर आके कहाँ है? ब्लड में आ जाएगा। तो ये ब्लड के अंदर क्या होगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा पोटेशियम का लेवल, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। दूसरा है हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में, ब्लड में। कैसे? देखिए, बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स द एंटीकोगुलेंट्स सीक्रेट एंटर इन द ब्लड। ये क्या हमने लिखा है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है? जो एंटीकोगुलेशन जो होता है वो क्या करता है? सीक्रेट हो जाएगा और एंटर कर लेगा कहाँ पर? ब्लड के अंदर आ जाएगा। द सीट्रेट बाइंड विद द कैल्शियम, और जो अंदर उसमें एंटीकोगुलेंट जो मिला था उसमें क्या होता है? सीट्रेट होता है, और वो सीट्रेट क्या करता है? उस ब्लड के साथ में क्या है? ब्लड क्या है? कैल्शियम के साथ में क्या है? बाइंड हो जाता है। सीट्रेट कहाँ पर बाइंड होगा? कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम के साथ में। देन एस्क्रेट आउट फॉर्म ऑफ द बॉडी, और क्या करता है? सीट्रेट जो होता है कैल्शियम को लेकर बॉडी से बाहर निकल जाता है यूरिन के द्वारा। तो बॉडी के से बाहर यानी ब्लड से क्या है? उस कैल्शियम को लेकर ये ब्लड से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसी के द्वारा क्या है? कैल्शियम की बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी, ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, और इसको प्रिवेंट करने के लिए, हाइपोकैल्शियम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन वहाँ पर अपन लगाते हैं। कितना लगाना है? तो देखिए फ्रेंड, 0.5 ml, कितना? 0.5 ml इंजेक्शन लगाते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट का आफ्टर एवरी 50 ml ऑफ एक्सचेंज। और कब लगाना है? तो आफ्टर एवरी, यानी कि हर 50 ml का आपने एक्सचेंज कर लिया ब्लड का, उसके बाद में 0.5 ml क्या करना है? आपको वहाँ पर इंजेक्शन लगाना है। कौन सा लगाना है? कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो कैल्शियम को बढ़ाएगा बॉडी में। ठीक है, ये बोले। अब लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट जो होता है वो है ड्रग्स थेरेपी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस ड्रग्स थेरेपी के अंदर क्या होती है? कौन सी ड्रग्स यहाँ पर दी जाती है जॉन्डिस के अंदर? द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल जॉन्डिस। न्यूनेटल जॉन्डिस का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है फेनोबार्बिटॉन। कौन सा था फ्रेंड्स? फेनोबार्बिटॉन। फेनोबार्बिटॉन इज द ड्रग ऑफ द चॉइस ऑफ द न्यूनेटल जॉन्डिस। इट स्टिमुलेट्स द लिवर टू प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूडीपीजीटी एंजाइम। हमने फ्रेंड्स इस एंजाइम के बारे में पहले ही बात कर ली है कि ये क्या होता है। जो फेनोबार्बिटॉन अपन लेंगे और ये क्या करेगी? लिवर को स्टिमुलेट करेगी, कि लिवर को स्टिमुलेट करेगी। ठीक है, और लिवर जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो वो क्या करेगा? इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूडीपीजीटी एंजाइम को क्या करेगा? सिक्रेट करेगा। यानी कि इसकी जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम होता है यूडीपीजीटी एंजाइम, इसका लेवल क्या है? बढ़ जाएगा। ठीक है, लिवर जब मैच्योर हो जाएगा, लिवर जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूडीपीजीटी एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। और ये जो एंजाइम होता है वो क्या करेगा? कन्वर्ट अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर बदल देगा। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा? आपका जॉन्डिस रिकवर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जॉन्डिस के बारे में जो भी पूरी कथाएं थी, सारी कथा हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप इनबॉक्स के अंदर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। हम क्या करेंगे? उस मैसेज का आपको रिप्लाई करेंगे। आपकी जो भी समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, हम वहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स हमारे चाहिए होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको नीचे देंगे, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करवा देंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।